इस समय भारत के बिल्कुल पड़ोस में बांग्लादेश में चुनाव हुआ है और चुनी हुई सरकार का गठन भी हो रहा है। ये बहुत अच्छी बात है कि प्रजातांत्रिक चुनी हुई सरकार बने। भारत के चारों ओर जो देश हैं, लंका, श्रीलंका, नेपाल, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, मालदीव, ये इस समय थोड़ी सी उथल पुथल से चलते हुए देश हैं। वैसे तो सारी जियोपॉलिटिक्स नए समीकरण और नए आयाम की तरफ बढ़ती जा रही है। एशिया उससे बच नहीं सकता। प्रजातंत्र की प्रणाली से चुनी हुई सरकार समय की जरूरत है। हमारे संबंध जो बांग्लादेश से बहुत ही अच्छे रहे हैं, वो पिछले कुछ समय से निरंतर गिरावट की ओर जा रहे थे, चाहे कारण कुछ भी हो। हमारी पारस्परिक निर्भरता बहुत सारे मायनों में बहुत महत्वपूर्ण है। खास तौर से हमारे बॉर्डर शेयर करते हैं तो सुरक्षा है। दूसरा, हमारा कॉटन और कॉटन टेक्सटाइल दोनों जुड़ी हुई हैं भारत और बांग्लादेश की। हमारा सूती यार्न बांग्लादेश की मिल्स में स्पिन होकर बांग्लादेश बाहर एक्सपोर्ट करता है। इसके अलावा भी बहुत सारी और चीज़ें हैं, क्योंकि हम सांस्कृतिक तौर पर एक ही परिवार के हिस्से रहे। इसे सन ऑफ इंडियन ओशन भी कह सकते हैं। बहरहाल ये बात सोचने की है। अगर पड़ोस में थोड़ी गर्मी होती तो तपत तो खुद पर भी आती है। बांग्लादेश की राजनीति को प्रभावित करने वाले और भी देश जो नज़दीक के हैं, उनका जो प्रभाव पड़ेगा, उनमें चाइना, पाकिस्तान और यूएसए का भी हाथ जो रहता है, उसको नकारा नहीं जा सकता। नए जो हेड ऑफ द स्टेट बनेंगे, उनका विदेशी एक्सपोजर है। वो पश्चिम में पढ़े लिखे और कल्चर्ड व्यक्तित्व नज़र आते हैं, और सौम्यता से अगर काम करते हैं तो चीज़ों को संभालना ज़रूरी है। अगर मानचित्र पर देखें तो बांग्लादेश बिल्कुल बंगाल की खाड़ी के ऊपर आपको नज़र आ रहा है, और 1971 तक इसे ईस्ट पाकिस्तान कहते थे, पूर्वी पाकिस्तान। 1971 में अवामी लीग पार्टी बनी। हुआ क्या, पाकिस्तान यहाँ पर जो पश्चिमी पाकिस्तान है, जो आज का पाकिस्तान है, वहाँ उर्दू मुख्य भाषा है, जबकि बांग्लादेश की मुख्य भाषा बंगाली है। दोनों तरफ हालांकि रिलीजन मेजॉरिटी मुस्लिम ही थे, लेकिन यहाँ पर जब चुनाव हुआ तो अवामी लीग ने बहुत सारी सीटें जीत ली, और हालात ये हो गए थे कि राष्ट्रपति पूरे दोनों पाकिस्तान का, बांग्लादेश जो अब है उनके, मुजीबुर रहमान भी बन सकते थे। आर्मी ने कंट्रोल करने की कोशिश की, कुछ जातियाँ भी हुई, और भारत के हस्तक्षेप से 1971 में बांग्लादेश बन गया था। इसके बाद अनेक दौर से बांग्लादेश गुजरा, कुछ समय मिलिट्री शासन भी रहा, लेकिन दो परिवार यहाँ पर जमे रहे सत्ता के ऊपर।
पिछले साल एक नया जलजला आया और शेख हसीना को बांग्लादेश से अपदस्थ होकर भारत में शरण लेनी पड़ी। उसके बाद एक केयर टेकर गवर्नमेंट सी बनी जो नोबेल प्राइज विजेता उसके इंचार्ज बने और इस समय चुनाव हुआ और बांग्लादेश में एक तरफा एक तरह से एक पार्टी की मेजॉरिटी इस समय दिखाई दे रही है और गठन से पहले भी उनको बहुत सारे काम करने पड़ेंगे। नए सुधारों में न्यायपालिका की स्वतंत्रता, जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं उनमें दोबारा से स्वायत्तता, अपर हाउस बांग्लादेश में नहीं है जैसे हमारे राज्यसभा और लोकसभा है। अपर हाउस बनाने की भी एक सहमति का प्रयास किया जाएगा और महिलाओं का प्रतिनिधित्व, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन इन द पार्लियामेंट जो उनकी है, उसके लिए भी बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। ये वादे किए गए हैं। इसके अलावा संसद में अपोजिशन पार्टी के लिए भी स्पेस दिया जाएगा, जैसे डिप्टी स्पीकर का पद अपोजिशन के पास और 100 सदस्यों का ऊपरी सदन, मैंने जैसे कहा, बनाने की बात कही गई है। सदन में पार्टियों के अनुपात के अनुसार एक तरह से पावर शेयरिंग का काम किया जाएगा और चुनाव में पारदर्शिता रहे, ट्रांसपेरेंसी रहे, इसके लिए काम किया जाएगा। ऐसी बातें 180 दिनों में पूरी करने का वादा किया गया था। ये एक टर्निंग पॉइंट, जिसको वाटरशेड कहते हैं, ऐसा काम होगा बांग्लादेश में। हालांकि जहाँ धार्मिक अधिकता है वहाँ पर निर्णय लेने में कुछ न कुछ मजबूरियाँ ज़रूर रहती हैं, लेकिन ये अच्छी बात है कि लोगों ने चुनाव में धार्मिक जो जमायत इस्लाम थी उसको बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं दी, सीटें भी बहुत ज़्यादा नहीं आई। भारत के साथ आपसी संबंध में शुरू में ही गंगा वाटर का जो डिस्प्यूट है उसको रिजॉल्व करने की कोशिश की जाएगी। बार बार ये कहा जाता है ना दिल्ली ना रावलपिंडी, बांग्लादेश फॉर बांग्लादेशी। एक नेशनलिस्ट जो बात कही जाती है, इस तरह के बड़े स्लोगन हमेशा दिए जाते हैं हर देश में लोगों को भावनात्मक रूप से इकट्ठे करने के लिए। दिल्ली के द्वारका मंडपम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर दुनिया के ताकतवर देश एक महासमागम कर रहे हैं और नई रिसर्च, नई दिशाएं आएंगी। दूसरी तरफ आंध्र प्रदेश में देश की पहली आर्टिफिशियल यूनिवर्सिटी आ रही है और जिसमें 8वीं से ही प्रवेश शुरू हो जाएगा। यानी टेक्नोलॉजी के साथ अगर एजुकेशन जुड़ जाती है तो देश में युवाओं की क्षमता बहुत बढ़ जाएगी। सभी प्रोफेशन, सभी व्यवसाय, शिक्षा हो, चिकित्सा हो, कानून हो, वेलफेयर हो, प्रशासन हो, अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से मदद लेकर लोगों की भलाई के लिए, लोगों की
हैप्पीनेस को बढ़ाने के लिए हम ज़्यादा कारगर हो गए। सार्वजनिक मंचों पर हमें शालीनता बरतनी चाहिए। एक मंत्री का एक आईपीएस ऑफिसर के साथ टकराव इन दिनों बड़ा चर्चा का विषय है और वो एक अच्छी बात नहीं है। ऊंची आवाज और क्रोध से समाधान नहीं होते हैं। तर्क और विवेक आगे रहना चाहिए। हरियाणा को एक और एक्स्ट्रा रेलवे लाइन मिली है दिल्ली से अंबाला, अच्छी बात है। दूसरी तरफ दिल्ली से रेवाड़ी, नारनौल, फुलेरा होते हुए शॉर्टेस्ट रूट है, इसको भी तेजी से डबल और एक्स्ट्रा रेलवे लाइन की ज़रूरत है ताकि वेस्ट और साउथ को जाने वाली ट्रेन इस ट्रैक को यूज़ कर सके। हरियाणा का बजट आने वाला है और इस बजट में देखते हैं दक्षिणी हरियाणा को क्या एक नारनौल को विश्वविद्यालय मिल जाएगा या नारनौल को इंजीनियरिंग कॉलेज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, वो मिलेगा। लोग बेसब्री से बाट धो रहे हैं, देख रहे हैं क्या मिलता है। हिंदुस्तान में बड़ी से बड़ी बीमारियों के इलाज बहुत ही सस्ती दरों पर होते हैं। एक सर्वे के अनुसार लगभग जो यूएस में इलाज होता है उससे 42 टाइम्स कम पैसे में भारत में इलाज होता है। इसलिए हमें अच्छे हॉस्पिटल्स और अच्छे स्टाफ की ज़रूरत होगी और मेडिकल कॉलेज में विशेष तौर से सीटें बढ़ाना बहुत ही ज़रूरी है। नए मेडिकल कॉलेज बनाएं और वर्तमान जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इसमें पैसे भी लगें, सीटें बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान के साथ जिस तरह से हमारी सिंधु वाटर ट्रिएटी अब खटाई में पड़ी हुई है, इसी तरह से गंगा वाटर ट्रिएटी के ऊपर भी बांग्लादेश के साथ एक बार बड़ी बातचीत होगी और विशेष तौर से इसमें बहुत ज़्यादा सेंटिमेंट्स दोनों देशों के जुड़े हुए हैं, उन पर बातचीत होगी। देखते हैं किस तरफ जाती है बातें। एक ज़माने में दीदी ममता बनर्जी वाजपेयी सरकार में रेल मंत्री होती थी और उनका कद बड़ा ऊंचा होता था और एक धुआंधार मंत्री मानी जाती थी। आज मुख्यमंत्री हैं पश्चिम बंगाल की और असम ने बीजेपी है। बीजेपी राष्ट्रीय स्तर पे है और पश्चिम बंगाल में बंगाली भाषा के सेंटिमेंट के ऊपर राज करती नजर आई हैं दीदी। है तो यही हिंदुस्तान में बड़ा भाई छोटे भाई के साथ जो व्यवहार करता है, लेकिन अंदर क्या कुछ चल रहा है आने वाले दिनों में पता लग जाएगा। दो नाम बड़े चर्चित रहे इन दिनों में, स्पीकर ओम बिरला और हरजीत सिंह पुरी, और दूसरे नाम ने पहले वाले नाम को थोड़ा फीका कर दिया है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। बहुत बार ऐसा भी होता है, आपको देखना पड़ता है किस समय क्या बोलना है या चुप रहना है। ऐसे समय में चुप्पी एक बहुत बड़ा हथियार होता है। जिस तरह से हम शिवरात्रि पर उपवास करते हैं, बड़ी अच्छी बात है। इसी तरह से कुछ एक हमारे वेशन है और उनमें से एक मोबाइल के साथ चिपके रहने की जो आदत बनी हुई है। वैसे तो कहावत ये है
Comfort is the biggest addiction. Remaining in comfort zone becomes an addiction, becomes a bad habit. हम हमेशा फ़ोन से चिपके रहते हैं। इससे अगर हफ्ते में 1 या 2 दिन उपवास कर लें तो हमारा मन की स्थिति, मनोबल और हमारी खुशी हो सकता है बढ़ सकती है।